Firstly, very good morning to everyone those are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. So, my dear friends, as we know, we are discussing chapter number 3, salient feature of the Constitution. In this particular chapter, we have discussed all the things, but now we have some uh, tables which we discuss in this particular lecture. But I want to tell you one thing. Please go through my lecture. If you have any doubt, you please comment me in a comment box. And further, please like and subscribe my channel. बिकॉज मैं बहुत सारी हेल्प करता हूँ आप लोगों की, मतलब नए से नए वीडियो बना कर लाना, बढ़िया तरीके से बताना, उसके लिए मैं पढ़ता हूँ, उसके लिए मैं पीपीटी क्रिएट करता हूँ। तो आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर मेरे एक वीडियो में लाइक नहीं होता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्सक्राइब का बटन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करिए। और इस लेक्चर में बहुत चीज़ें यानी कि नहीं पढ़ाऊँगा, बात ध्यान से सुनना, बहुत सी चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा, उसको मैं बता के निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि इस स्लाइड में इसमें लगभग 12 से 13 स्लाइड ऐसी हैं जिसको मुझे कवर करनी इस लेक्चर में। और दूसरी बात ये है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये भी चीज़ें बतानी पड़े, तो इसके लिए हमारे हमारे मतलब हमारे लिए तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं वो चीज़ें बोलना चाहूँगा, वो क्या है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही छोड़ जाऊँगा। वो किस लिए? क्योंकि उसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप अपने द्वारा उसे कवर करें, क्योंकि वो सिंपल है। उसको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे अगर मैं यहाँ पर ही बात करूँ, जैसे शुरुआत की स्लाइड यानी कि कोई ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। देखो, इसमें जो मैंने बताया कि यानी कि सब्जेक्ट मैटर है, उससे रिलेटेड यानी कि जो आर्टिकल कवर किए गए उसमें बताया गया। जैसे इसमें यह बताया गया कि यूनियन एंड टेरिटरीज जो हैं उसको आर्टिकल 1 से 4 के अंदर कवर किया गया है। ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप जो है उसको यानी कि आर्टिकल 5 एंड 11 तक, यानी कि 5 से 11 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। सिमिलरली इन फंडामेंटल राइट्स जो है 12 से 35 तक, ठीक है, उसके अंदर यानी कि 12 to 35 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसको 36 यानी कि 35 तक तो फंडामेंटल राइट है। 36 से 51 और 51 के जस्ट बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड करके ऐड किया गया था, इसीलिए 51A में उसे रखा गया है। उसके बाद हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंदर यानी कि चीज़ों को चैप्टर वाइज करेक्ट यानी कि ऐड किया गया है। तो टोटली अगर मैं बोलना चाहूँ तो आर्टिकल जो है 52 से 151 तक हैं। उसको चैप्टर वाइज, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करें, जैसे एग्जीक्यूटिव, तो इसमें होता है एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल जो डील करता है 52 से 78 तक। और उसके बाद पार्लियामेंट जो है चैप्टर 2 में पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करती है। जैसे 78 तक यहाँ हो गया, तो 78 के बाद यहाँ पर 79 आएगा, तो 79 से 122 तक यानी कि हमारा पार्लियामेंट, यानी कि मतलब एग्जीक्यूटिव के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे 52 से 78 तक। और उसके बाद पार्लियामेंट से जो यानी कि डील करते हैं जो यानी कि आर्टिकल्स, वो हमारे हैं 79 से 122। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेजिस्लेटिव पावर जो है यानी कि ऑफ द प्रेसिडेंट की, वो यानी कि आर्टिकल 123, राइट, 123 से डील करता है। इसी तरीके से पार्ट जो 4 है यूनियन जुडिशरी, ठीक है, उसको यानी कि डील करता है हमारा आर्टिकल कौन सा, यानी कि आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया जो है उसमें जो आर्टिकल डील करते हैं यानी कि 148 से 151 तक। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो डील करती है आर्टिकल से, वो कौन से हैं, 152 से 237। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तुम्हें क्यों ये चीज़ें बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी आप अपने द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अगर इनको बोल बोल के पढ़ाऊँ आपको भी बोरिंग थोड़ा महसूस होगा। तो ये जितने भी यानी आर्टिकल्स हैं सिमिलरली वैसे ही मैंने यानी कि एक ढर्रा बता दिया किस तरीके से कैसे कवर किया गया। अगर मैं टेबल को कवर नहीं करता तो आप कहते कि भैया ने कवर नहीं किया, तो इसलिए मैं कवर करके आया हूँ। लेकिन चीज़ों को बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बताने का मकसद ये है कि आप लोग उसे समझ जाएं, पढ़े अपने द्वारा खुद, क्योंकि जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ मैं सारी चीज़ें क्लियर करके आया हूँ। अब ये चीज़ें भी नहीं समझ में आएंगी फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दो भैया, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन वही करता है जो खुद सोच लेता है कि मैं खुद से बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा पोर्शन दिया है मैंने पढ़ने के लिए, 11 से 13, मतलब 11 से 13 लगभग स्लाइड्स होंगी, तो वो सारी पढ़नी है। उसके बाद में ये जो पार्ट है यानी कि हमारा, मैंने बताया था ना कुछ जो नोट्स हैं, और नोट्स में बताया गया कि जो पार्ट 7 है वो डील करता है हमारा किसके साथ, यानी कि क्या बोलते हैं, डीलिंग करता है पार्ट बी के साथ, जो यानी कि डिलीटेड बाय द 7th यानी कि शेड्यूल अमेंडमेंट के द्वारा। ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो यानी कि जो बोथ पार्ट 4th ए एंड
क्या बोलते हैं 14A, ठीक है 14A वो जो ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इन यानी कि 1976, इसको हम पढ़ चुके हैं। उसमें ऐड किए गए थे कुछ पार्ट्स को, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं जो यानी कि डील करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको समझ लेते हैं। जैसे आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया गया। फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरीज एंड द स्टेट्स, न्यू बाउंड्रीज के लिए अल्ट्रेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज, ठीक है, उसके लिए जो बताया गया आर्टिकल 3 को इंपॉर्टेंट बताया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसलिए यानी कि राइटर ने बोला कि आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर जोर डाल सकते हैं, दिमाग डाल सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बहुत सारे जो यानी कि वनडे एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली डायरेक्ट पूछ लेता है कि आर्टिकल 13 किससे डील करता है, या फिर ये स्टेटमेंट दे देगा, कि द लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल को डिनोट करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी तरीके से इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 अधिकतर आ जाता है, और एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो ये जो आर्टिकल 16 है मुझे ऐसे ही रटा हुआ है, क्यों रटा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है। एबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटीज आर्टिकल 17, ठीक है, बोलने के लिए जो राइट देता है, प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो यानी कि आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 क्या कहता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी के लिए, मतलब निजता का जो अधिकार देता है आर्टिकल 21 देता है, ठीक है। आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, एजुकेशनल यानी कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 8वीं तक की जो शिक्षा का यानी अधिकार देता है वो आर्टिकल 21 देता है, ये जरूरी नेसेसरी है। तो उसी में 21 को अमेंड करके उसमें एक ए लगा दिया गया, अमेंड मतलब अमेंडमेंट के बाद आया, तो इसलिए उसे यानी कि एक एलिमेंट्री राइट बना दिया कि आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 25 आता है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ द प्रैक्टिस एंड द प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, मतलब आपको आज़ादी है किसी भी यानी कि किस कंसाइंस करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपगेशन करने के लिए किसी भी रिलीजन को, ये आज़ादी है आपको। आर्टिकल 30 बोलता है राइट टू माइनॉरिटीज, ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब माइनॉरिटीज के लिए आप कोई भी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं, ठीक है, ये बोला। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, आप इनको इसी तरीके से ढर्रे से देखते चले जाइएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सिमिलरली यहाँ भी ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपने द्वारा देखिए, मैं कुछ नहीं इनके बारे में पढ़ाने वाला, क्योंकि आप उनको क्या करिए, आप अपनी बुक पर एक यानी कि अपनी बुक ले लीजिए एम लक्ष्मीकांत, और उसको एक रफ कॉपी में या मतलब या आप ब्लैंक पेपर शीट ले लीजिए, और उस पर यानी कि इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तब जाकर ये याद होगा आपको। शेड्यूल जरूर पढ़ लेंगे, शेड्यूल बहुत जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल क्यों है, क्योंकि 12 शेड्यूल है टोटल, पहले क्या थे 8 शेड्यूल से, इसके बाद में हमारा अमेंडमेंट के द्वारा यानी कि तो कितने शेड्यूल आए, 4 शेड्यूल और ऐड कर दिए गए थे। तो उन शेड्यूल्स को पढ़ते हैं। पहला शेड्यूल जो है वो डील करता है किसके साथ करता है, कि नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर यानी कि टेरिटरी जंक्शन के बारे में, जुरिसडिक्शन के बारे में, ठीक है, एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड एक्सटेंट्स के बारे में। 21 आर्टिकल को कितने आर्टिकल तक कवर करता है, 1 से 4 तक कवर कर लेता है, यानी कि पहला फर्स्ट यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, मतलब पहला जो हमने लेसन कवर करेंगे आगे चलकर, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज को लेकर जो एक लेसन स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा, उसको पहला शेड्यूल ही मान लेना, ठीक है। सेकंड शेड्यूल क्या कहता है कि प्रोविजन जो यानी कि रिलेटिंग किससे, इमोलमेंट्स अलाउंस एंड द प्रिविलेज सो ऑन ऑफ, इसके लिए जो यानी कि ये किस में रखा गया है, ये सारे आर्टिकल्स इसके साथ डील करते हैं, आर्टिकल 59 65 से 221 तक। किस किस को इसमें डील करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, स्पीकर ऑफ द यानी कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द यानी कि राज्यसभा, स्पीकर स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी असेंबली, राइट, एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसी तरीके से जज एंड जज ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ये सारे यानी कि हमारे सेकेंड शेड्यूल में आ गए। थर्ड शेड्यूल में क्या करता है कि ये यानी कि जो कसम दिलाई जाती है ना, उसके अफर्मेशन ऑफ द ऑथ के लिए ये आर्टिकल डील करते हैं। 75 से 84 यानी कि 219 ये सभी आर्टिकल डील करते हैं इसके साथ। तो द यूनियन मिनिस्टर जो है इससे डील करता है। उसके बाद यानी कैंडिडेट्स और जो इलेक्शन यानी कि ऑफ द पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो भी हैं, इनको यानी किसी के द्वारा कसम दिलाई जाती है, ठीक है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसी में आ जाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के अंदर इसे आ जाते हैं, और कैंडिडेट जो भी इलेक्शन के लिए यानी कि लेजिस्लेचर में खड़े होते हैं उनके लिए, एंड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और जज ऑफ द हाई कोर्ट्स, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, इसी के द्वारा यानी कि ऑथ एंड अफर्मेशन आया, यानी कि शेड्यूल 3। शेड्यूल 4 क्या बोलता है कि यानी एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द सीट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए जो राज्यसभा के अंदर सीट यानी कि एलोकेट की जाती हैं, वो आर्टिकल 4 एंड 18 के द्वारा 4th शेड्यूल में की जाती है। सिंपल है, 2 ही आर्टिकल हैं और शेड्यूल छोटा भी है बहुत, ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 5 क्या, सॉरी, शेड्यूल 5 क्या बोलता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो प्रोविजंस जो यानी कि रिलेट करते हैं किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ किसका, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि शेड्यूल एरियाज यानी कि एक होता है जनजाति और एक होता है क्या बोलते हैं, एक जनजाति और दूसरा क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। पिछड़ा वर्ग, जनजाति, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे इंग्लिश में ही याद है, ठीक है। एक होता है शेड्यूल, एक होता है शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। तो दोनों के एरिया को यानी कि कवर अप करता है आर्टिकल, सॉरी, शेड्यूल 5। और इसमें जो आर्टिकल है 244, ठीक है। हाँ, एक अनुसूचित जाति होता है, एक अनुसूचित जनजाति होता है, तो दोनों यानी कि इसमें कवर कर लेता है। 6th शेड्यूल क्या कहता है कि प्रोविजन रिलेट करता है किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्राइबल एरियाज, जो यानी कि असम के अंदर आते हैं, ठीक है, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर, उसको एक अलग से यानी कि एक शेड्यूल के लिए बनाया गया उस नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, ठीक है। सो इसमें कौन कौन से राज्य आ गए, असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें आर्टिकल कौन कौन से के द्वारा यानी कि सब कुछ रिलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 244 एंड 275। 7th शेड्यूल क्या बोलता है, 7th शेड्यूल ये होता है डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि हमारे यूनियन और स्टेट के अंदर जो पावर यानी कि डिवीजन है, वो स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए तो 246 आर्टिकल से रिलेट करता है, ठीक है। पहली बात, इन टर्म्स ऑफ यानी कि इन लिस्ट 1 जो यानी यूनियन लिस्ट से है, लिस्ट 2 जो है वो स्टेट लिस्ट से है, और लिस्ट 3 जो है कॉन्करेंट लिस्ट को कवर करती है। मतलब इस यानी कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें यूनियन पूरा अपना यानी कि रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, उसमें अपने हिसाब से बिल लेके आती है। इसी तरीके से स्टेट लिस्ट में यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लेके, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों की चलती है, मतलब स्टेट भी उसमें पैरेलल चलती है और उसके पैरेलल यानी कि सेंटर भी चलती है, दोनों की यानी कि चलती है, मतलब दोनों ही कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली यूनियन कंटेंट्स लगभग यानी कि अगर प्रेजेंटली तरीके से देखा जाए आज के समय पर तो 98 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो ओरिजिनली लगभग कितने थे, 97 थे। द स्टेट कंटेंट्स, जो स्टेट है उसके पास सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो 59 थे, 59 है, जो ओरिजिनली यानी कि 66 थे। एंड करंट का लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर देखा जाए तो यानी कि 52 यानी कि सॉरी हाँ 52 से, और ओरिजिनली लगभग देखा जाए तो 47, तो मतलब कम पहले से ज़्यादा, यानी कि पहले से अब ज़्यादा है। 8th शेड्यूल क्या बोलता है कि लैंग्वेज एंड रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लैंग्वेज यानी कि रिकॉग्नाइज की गई किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओरिजिनली लगभग 14 लैंग्वेजेस हैं, जिनको यानी कि प्रेजेंटली देखा जाए तो 22 लैंग्वेज आज के डेट में है। ये कौन सी लैंग्वेज हैं, कौन सी हैं, इसमें असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, ठीक है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, और कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, और मलयालम है, मणिपुरी है, ठीक है, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, ये सभी क्या है ऐड की गई थी कब, 21st अमेंडमेंट जो हुआ था 1967 में, ठीक है। तो कोंकणी और मणिपुरी एंड नेपाली उनको यानी कि ये तो सब ऐड की गई थी, लेकिन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट के द्वारा, जो कब हुआ था 1992 में, ठीक है। डोगरी और सॉरी हाँ डोगरी और बोडो, मैथिली और संथाली उनको कब ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट के द्वारा, जो 2003 में हुआ था।
उड़िया व जो यानी कि उड़िया रीनेम्ड, ऐसे देखा जाए तो उड़िया के नाम से उन्हें रीनेम किया गया और इसको यानी कि 96th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 2011 में। ठीक है, अब आता है हमारा 9th शेड्यूल। ये जो शेड्यूल है, ठीक है, ये एक्ट एंड रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि ये एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट के लिए जाना जाता है। लेजिस्लेचर डीलिंग किसके साथ डील करता है? ऑफ द डीलिंग विद द रिफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी, यानी कि जमींदारी सिस्टम से यानी कि एवोल्यूशन के बारे में बात करता है। एंड पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स। दिस शेड्यूल एडेड बाय द अमेंडमेंट, यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था 1951 में। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है लॉज इन जो इंक्लूड करता है इन द इट फॉर्म द जुडिशियल सैंक्चुरी या स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वोकेशन। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने द्वारा भी कर सकते हो, मैं पढ़कर सुनाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। और जो 10th शेड्यूल है वो प्रोविजन रिलेट करता है किसके साथ है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द यानी कि मेंबर्स। मैं सच में बोलूँ ना, मैं इनको लिख के ये जो लिस्ट जो होती है इनको लेना ही लाकर ही नहीं लाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये खुद चीजें अपने आप से कर सकते हो। पिछले का ही है, आराम से पढ़ सकते हो। अगला है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल ये बोलता है कि यानी कि स्पेसिफिक पावर जो होती है यानी कि अथॉरिटी जो होती है एंड 241G से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायती जो पंचायत की होती है, इट एडेड यानी कि इट हैज लगभग उसके पास कितने 29 मैटर्स होते हैं। दिस शेड्यूल वाज, ये जो शेड्यूल है ऐड किया जाता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये 12th शेड्यूल जो है उसमें क्या बताया गया कि अथॉरिटी को स्पेसिफाइज करता है और उसमें ये देखा गया कि म्यूनसिपैलिटीज को यानी कि ऐड किया गया था या म्यूनसिपैलिटीज के बारे में डील करता है। इसमें टोटल 18 मैटर्स हैं जो 74th अमेंडमेंट के द्वारा यानी कि ऐड किया गया। मैंने पहले ही बता दिया था, वो यानी कि दोनों ही 1992 में आए थे, लेकिन इनके आने का जो समय था आगे पीछे था 73rd के द्वारा, यानी कि पंचायती राज में यानी कि क्या बोलते हैं, पंचायत के बारे में, यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में आए थे, लोकल रूरल गवर्नमेंट, और इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, ये चीजें आप अपने से कवर कर सकते हो। अब कौन सा सोर्स कहाँ से लिया गया है ये भी आप देख लेना अपने द्वारा, क्योंकि मैं कुछ बताने वाला नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, इससे हमने यानी कि हमारा जो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारा जो फीचर्स है हमने जो बोरोड किया है, कहाँ से किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने यानी कि क्या क्या चीजें ली हैं? फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ द यानी कि गवर्नर, ठीक है, जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, जो सारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, पार्लियामेंट्री यानी गवर्नमेंट किस तरीके से वहां से लिया है। ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ द लॉ, यानी कानून के द्वारा ही यानी कि रूल किया जाना है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल यानी कि प्रोरेगेटिव वाज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड द बाइकैमरलिज्म, ये सारा चीजें हमने यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, उस पर किसी का वर्चस्व नहीं रहेगा। जुडिशियल रिव्यू, मतलब हम रिव्यू देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसको देखने के बाद निर्णय लेते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, महाभियोग जो लगाया जाता है वो हमने अमेरिका से लिया। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा जजेस को रखा जाना और उसकी पोस्ट का यानी कि रिमूवर यानी उसको हटाया भी जाना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो यानी कि सॉरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सारा चीज़ें हमने यानी कि अप्लाई करी हैं कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लिया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है सारा हमने वहीं से लिया है। ठीक है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है कि यानी कि फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज ए कंपेरिजन टू द स्टेट, और वेस्टिंग जो रेजिडरी पावर है इन द सेंटर के हाथ में दे दी है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स, यानी कि स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए बाय द सेंटर के द्वारा। एंड द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यानी कि एक एडवाइजर की तरह भी यूज किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट, जो आज हम यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया स्टेट लिस्ट सॉरी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट वहां से यानी हमने यूज करी है। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि आज जब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाता है, कहीं भी बुला सकता है, ठीक है, तो वो हमने यानी कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, यानी कि जो जर्मनी का है उससे क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ द यानी कि फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट को यानी कि सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये भी हमने देखा। किसको छोड़कर, दो आर्टिकल, कौन कौन से, 20 एंड 21 को, ठीक है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो आज रसिया है, उससे हमने यानी कि क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज की, हमारी देश में अगर हमें राइट मिल रहे हैं तो ड्यूटीज भी हमारी होनी चाहिए, तो ड्यूटीज भी हमने वहां से ली है, ठीक है। सोशल एंड द इकोनॉमिक यानी कि पॉलिटिकल, किस 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 चीज़ों में यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, ये ड्यूटीज जो हमारी यानी कि जुडिशियल सॉरी आइडियल ऑफ द जुडिशियल सॉरी आइडियल ऑफ जस्टिस, ये सभी चीज़ें किस तरीके की होनी चाहिए, ये सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल होनी चाहिए। किसमें, हमारे प्रियम्बल में हमने इसे ऐड किया गया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था रिपब्लिक ऑफ आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, यानी कि मतलब आइडियल्स जो विचारधाराएं हैं वो सभी लिबर्टी टाइप की होनी चाहिए। इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, मतलब एक जो हमने यानी कि बहुत अच्छे से यानी कि एक स्टेटमेंट है हमारे प्रियम्बल में, वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो वहां से जो यानी कि एक आता है कि इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि हम एक दूसरे के अंदर क्या, एक दूसरे को बराबर मान के चलेंगे, भाईचारा की भावना को बढ़ाएंगे, ये सभी प्रियम्बल में हमने ऐड किया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ यानी कि कोई किसी आर्टिकल को अमेंड करना है, किसी में अगर दोष पाया जाता है कि ये सही से नहीं चल पा रहे हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग, तो उसको अमेंड करना है, तो वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। एंड इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का कैसे इलेक्शन होना चाहिए, वो हमने वहां से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर ऑफ द स्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कि जितना भी पूरा प्रोसीजर है उसे लॉ के द्वारा चलाना है। तो चलिए इस तरीके से हमने तीसरे लेक्चर को तीसरे चैप्टर को खत्म कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मुझे माफ़ कर देना। और छोटी सी विनती ये है, मेरे चैनल को जितना आप शेयर कर पाइए, मुझे हेल्प कर पाइए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स स्टॉप द टू दिस टॉपिक हियर। जय हिंद टू ऑल।